ये उनका घर है, ये उनकी आत्मा का, उनके आत्मसम्मान का घर है। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती ना? मैंने ना में सिर हिलाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, मेरे विचार किस जड़ से आ रहे हैं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा तो जिंदगी तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम असली मामले को समझते हैं। पिताजी ने सोफे के सामने पड़े कांच के टेबल पर से टिश्यू पेपर उठाया, उसे इस तरह फोल्ड किया कि वो एक बड़ा सा त्रिकोण बन गया, यानी उन्होंने उस कागज का एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया। फिर अपनी पॉकेट में से एक पेन निकाला। वो बोले, इस पिरामिड को देख रहे हो टाइगर? इसे हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 20% और 80%। उन्होंने उस कागज के त्रिकोण में ऊपर से 20% छोड़कर एक लकीर खींच दी। देखो टाइगर, ये हमारा समाज है, हमारी दुनिया है, ये 2 हिस्सों में बटी है। इस पिरामिड का ये ऊपर वाला हिस्सा उन 20% लोगों को दिखाता है जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इन ऊपर वाले 20% लोगों के पास दुनिया भर की 80% दौलत है। सारी दौलत इन्हीं के पास है। बाकी बची 20% दौलत इस पिरामिड के नीचे वाले 80% लोगों में बटी हुई है। मैंने कहा, मतलब इस दुनिया में 80% लोग गरीब हैं और सारा पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है? हाँ, ये जो मुट्ठी भर ऊपर वाले लोग हैं, यही लोग हैं जो दौलत, ताकत और दुनियादारी की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। इनके पास दुनिया भर की 80% दौलत है। जाहिर सी बात है, ये लोग राजा हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन ऊपर वाले 20% लोगों के पास ये दौलत आई कहां से? पैसा आसमान से तो टपकता नहीं। दरअसल ये ऊपर बैठे लोग सारा पैसा इन 80% गरीब लोगों की जेब से खींच रहे हैं। उन्होंने उस पिरामिड पर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कुछ तीर बनाए। सारा पैसा ऊपर जा रहा है, मेरी जेब से, तुम्हारी जेब से। मैंने पूछा, वो कैसे? गलत फहमी। अगर तुम गलत फहमी पैदा कर सकते हो तो तुम करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकते हो। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा और सवालिया बन गया। वो आगे बोले, उसके लिए तुम्हें पहले इन 3 चीजों को समझना होगा, इम्प्रूडेंट, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस। सबसे पहले इम्प्रूडेंट को देखते हैं। पुराने जमाने में जब कोई घटिया कवि पैसे कमाने के लालच में किसी छोटे से निकम्मे, बेअकल और अनपढ़ राजा के दरबार में जाता था और अपनी जल्दबाजी में लिखी हुई कविता सुनाता था, वो कहता था, हे राजन, आप दुनिया के महान सम्राट हो, आप न्याय के देवता हो, आपकी बाहों में इतनी ताकत है कि आप चट्टान को भी चकनाचूर कर सकते हो। देवलोक की परियां आपको प्यार करने के लिए तरसती हैं। आपके क्रोध के आगे यमराज भी थर-थर कांपता है। आपकी प्रजा आपके सम्मान में त्योहारों पर गीत गाती है। तो वो राजा आगे से प्रसन्न होकर अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारकर उस कवि की तरफ उछाल देता था। इस एग्जाम्पल में एक फॉर्मूला छुपा हुआ है कि सामने वाला जिसे अपनी बुराई समझता है, उसे यकीन दिलाओ कि वही उसकी अच्छाई है, वही उसका स्टाइल है और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। तारीफ एक ऐसी चीज है, चाहे किसी की झूठी ही करो, वो अंधों की तरह उसे स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाता। चलो इस फॉर्मूले को बिजनेस की भाषा में समझते हैं। मान लो इन ऊपर बैठे 20% लोगों में से एक इंसान ऐसा है जो और पैसे कमाना चाहता है, तो वो भारत जैसे देश में एक फिल्म बनाता है। और जानते हो उसकी फिल्म का हीरो कौन होता है? टांगे वाला, कुली, बेरोजगार नौजवान, ईमानदारी की दलदल में फंसा हुआ परेशान पुलिस वाला, जेल से भागा कैदी, गरीब किसान। तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इस पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे किसी सम्राटों सी जिंदगी जी रहे उस इंसान को किसी गरीब की जिंदगी पर फिल्म बनाने में क्यों दिलचस्पी है? क्योंकि गरीब ज्यादा हैं, वो 80% हैं और 80% लोग अगर 5-5 रुपए भी खर्च करेंगे तो 100 करोड़ का 500 करोड़ हो जाएगा। जैसे किसी राजा की झूठी तारीफ करके, उसकी बुराइयों को उसका स्टाइल बताकर कोई कवि मोतियों की माला उड़ा ले जाता है, बस वैसे ही फिल्मों, कहानियों, नाटकों और गीतों में गरीब को हीरो दिखाया जाता है ताकि उसे फिल्म देखने का मजा आए, वो अपनी जेब से पैसे निकाले। खुशी कौन खरीदेगा? वही ना जिसके पास खुशी ना हो। लोग एक धोखा, एक सपना जीने के पैसे देते हैं। जनता को नशा चाहिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी कमियों को भूल सके, तो नशे के तौर पर उन्हें लुभावने ख्याल बेचे जाते हैं। गरीबी, भूख और गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को पर्दे पर जब अपने जैसा गरीब नजर आता है, जो अमीरों को कोसता है, गालियां देता है, उनका मखौल उड़ाता है, उनकी अमीरी को खोखली और दिखावटी बताता है ताकि गरीबों के गरीबी से जलते हुए कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचे, फिर इनकी तारीफ शुरू होती है। गरीब दिल का सच्चा होता है, गरीब अपने वादे का पक्का होता है। तुम गांव में रहते हो बेटा, बताओ इस गांव में कौन सा दिल का सच्चा इंसान देख लिया तुमने? लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम सारा दिन टीवी पर क्या देखते हो? तुम्हारा हीरो क्या गीत गाता है?
हम कभी स्कूल नहीं गए, हम आवारा बादल हैं, हमसे अंग्रेजी में गिटर पिटर नहीं होती, हम तो देसी लोग हैं, हम अफीम खाते हैं, घर में बनी शराब पीते हैं, बंदूकें चलाते हैं, हमारी धोती हमारा गमछा यही तो एक असली मर्द की पहचान है। जबकि बिल्कुल इसके उल्टा जो लोग ये गीत लिखते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो शहरों में रहते हैं, वो खुद अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वो गीत लिखते हैं कि मुझे गांव की मिट्टी, हरे हरे खेत, सरसों के फूल याद आते हैं जो शायद उन्होंने कभी देखे भी नहीं होते। नहीं टाइगर नहीं, तुम किसी गरीब के बेटे नहीं हो। मैं तुम्हें गंदी नाली का गंदा कीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुम मेरे बेटे हो। तुम भी इन दिमागी खेलों के शिकार होते फिरो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा ये कुर्ता पजामा, ये पैरों के सैंडल, और तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही हैं। गांव में माँ बाप खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारे कई सरकारी कामों में, बैंकों और कर्जों के हिसाब किताब में मदद करेंगे। हो सकता है हमारी तपस्या रंग लाए और बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो शायद हम इस गांव से, इस नर्क से बाहर निकल पाएं, जहां ना अच्छे स्कूल है, ना अस्पताल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई लिविंग स्टैंडर्ड है, जहां का कानून उन ठरकी बुड्ढों के हाथों में है जो कभी चौराहों पर खड़े होकर लड़कियां छेड़ते थे और आज पंचायत में सरपंच बने बैठे हैं। गवार होना बेइज्जती की बात है। गांव में रहना कम अक्ल बनाता है तुम्हें। इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम गांव में रहते हो, लेकिन तुम बच्चों को देसी गबरू बनना है। तुम्हें सिर पर देसी कपड़ा बांधकर पेंडू नजर आना है ना। और शायद तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब मेरा गांव में रहने वाला गरीब राजकुमार अपने ट्रैक्टर या टांगे पर बैठकर आएगा और मुझे पंजाबी सलवार कमीज पहनाकर, पंजाबी जुत्ती पहनाकर अपनी कच्ची मिट्टी के घर में ले जाएगा, जहां मैं उसके लिए मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि गाँव के लोग दिल के सच्चे होते हैं। शायद बचपने में ही, पर ना जाने मेरे मुंह से क्यों निकल गया, हाँ डैड मैं तो यही सोच रहा था। आर यू फकिंग सिक? नहीं, कसूर फिल्मों का, गीतों का नहीं है, कसूर तुम्हारा है। इंटरटेनमेंट को बस इंटरटेनमेंट की तरह लो। तुम्हारी उम्र में बच्चे फैशन करते हैं, अजीब हेयर स्टाइल्स रखते हैं, किसी हीरो के फैन बनो, उसे फॉलो करो, आई डोंट माइंड। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में ना ताकतवर जीतता है ना पैसे वाला। यहां लड़ाई है अक्ल की, दिमाग की, समझदारी की, ज्ञान की। ऊपर बैठे 20% लोग अक्लमंद हैं, उन्हें इन नीचे वाले कम अक्लों के दिमाग के साथ खेलना आता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, मगर दिमाग नहीं है, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिना इंटेलिजेंस के तुम गंदी नाली के गंदे कीड़े हो। बस तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक गाना तुम्हारी सोच बदल जाता है, एक तस्वीर तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल जाती है। कल जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम अपने प्रिंसिपल की बातों के प्रभाव में थे। तुमने जिंदगी में पहली बार कोई फैसला लिया और मैंने आईएएस के बारे में 4 बातें क्या कह दी, तुमने अपना इरादा बदल लिया। मैं रावण हूं बेटा, लफ्जों का जादूगर। अगर मुझ जैसा आकर तुम जैसों के इरादे बदल सकता है तो तुम कीड़े हो, गंदी नाली के गंदे कीड़े। तुम पर इम्प्रूडेंट सबसे जल्दी असर करता है। अच्छा मुझे बताओ, तुम उस दरबान से क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहा था। वो बोले और वो क्यों भला? मैं चुप रहा। वो बोले मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इम्प्रूडेंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन। क्योंकि तुमने सड़क किनारे बिकने वाली, वो गरीबों को खुश करने वाली कोई घटिया सी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि वेटर की इज्जत करो, अपने ड्राइवर के बच्चों के नाम याद रखो, हर कर्मचारी की पीठ ठोकते फिरो, उनकी तारीफ करो, उन्हें बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, अपनी फैक्ट्री के मजदूरों के जन्मदिन याद रखो एंड ऑल दैट। तुम्हें लगता है एक अमीर बाप अपने बेटे को यह सब कुछ सिखाता है? नहीं, ऐसा बिहेवियर कर्मचारियों को, नौकरों को गलत फहमियां पालने का मौका देता है। ये लोग सिर पर चढ़ जाते हैं, किसी से थोड़ी सलाह मांग लो, वो खुद को तुम्हारा बाप समझने लगता है, फिर पैसे उधार मांगते हैं। बिन बुलाए मेहमान यही होते हैं, 4 दिन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश करते हैं ये। ऑफिस में हम काम करने जाते हैं, दोस्ती करने नहीं। वहां हर रोज सिर उठाकर खड़ी होने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए आपस में कम्युनिकेशन एकदम साफ और कोरा होना चाहिए। हम लोग चींटियों की तरह सारा दिन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ऑर्डर्स लेना, मैसेजेस देना। एक दिन में हर बंदा मेरे कैबिन में कम से कम 300 बार आता है। बेटा मैं किस किस का नाम याद रखूं? ये लोग अचानक नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। यहां सीधी बात होती है, नो इमोशनल ड्रामा। तुम्हें लगता है मेरे दरबान से बातें करके तुम उसे अच्छा फील करवा रहे थे? नहीं, तुम उसके काम में रुकावट डाल रहे थे। जितनी देर वो तुमसे बात कर रहा था उतनी देर में उसे 2 लोगों के लिए दरवाजा खोलना था। उस बिल्डिंग में और भी बहुत से मालिक हैं। मालिक जब दरबान को किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखेगा तो वो उसकी शिकायत करेगा, उसे डांटेगा। दरबान को समझ में नहीं आ रहा था वे तुमसे बातें करें या दरवाजा खोले। वो तुम्हारी पोलाइटनेस को इग्नोर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए तुम भी मालिक हो। वेटर के साथ फालतू बातें मत करो, वेटर तुमसे भी ज्यादा बिजी होता है। हो सकता है तुम्हारे सवाल उसे परेशान कर रहे हो। जल्दी जल्दी ऑर्डर दो, फालतू बातें क्यों करते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सामने अपनी गरीबी और लाचारी दिखाएगा?
कोई क्यों तुमसे दोस्ती करेगा और अपने दोस्तों के सामने कोई झुकना क्यों चाहेगा? हो सकता है जब तुम वेटर से दोस्ती बढ़ा रहे हो तो वो शर्म महसूस कर रहा हो। अक्सर अमीर और गरीब की बातचीत में गरीब ना चाहते हुए भी बेइज्जत महसूस करता है। उससे कम बातें करो, उसे अदृश्य समझो। इस तरह तुम उसके काम को सम्मान देते हो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या मैं इन लोगों से प्यार करता हूं, तो नहीं, मैं इन गरीबों से प्यार नहीं करता। मैं इनसे नफरत भी नहीं करता, क्योंकि अमीरों के पास गरीबों से नफरत करने का भी वक्त नहीं होता। मुझे इनसे घिन आती है। जानते हो, सिर्फ वही गरीब गरीब रह जाता है जो कम अक्ल पैदा होता है। और कम अक्ल लोग कीड़े होते हैं, गंदी नाली के गंदे कीड़े। इनकी जगह पांव के नीचे है। इन्हें फालतू की इज्जत देकर सिर पर मत चढ़ाओ। मीडिया इन्हें इज्जत देती है ताकि इनकी जेब से पैसे खींचे जा सकें। नेताजी भाषण में कहते हैं कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा सिर्फ गांव के लोगों ने संभाल रखी है, और गांव वाले इस सम्मान को पाकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। कामयाब होना चाहते हो तो गरीबों से नफरत करना सीखो, क्योंकि ऐसा करके तुम कम अक्लों से दूर रहते हो। मार्केट में एक ही चीज है जो किसी बिजनेसमैन को जिंदा रखती है, वो है नफरत। सारे दिन की थकावट और झुंझलाहट उतारने के लिए इन गरीबों का मजाक उड़ाना सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट है। इसके दो फायदे हैं, एक तुम खूब हंसते हो, और दूसरा तुम्हारे अहंकार को ताकत मिलती है। जब तक तुम कम अक्लों से ऊपर नहीं हो तब तक तुम खुद कम अक्ल हो।